हाँ भाई, शांति हो जाए। ध्यान दीजिएगा। अब ये सिंक्रोनोस्कोप में होता क्या है आपका, सिंक्रोनोस्कोप का यूज किस लिए किया जाता है, ये जो सिंक्रोनोस्कोप है, इस सिंक्रोनोस्कोप का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो ये दो प्रत्यावर्ती राशि की बोल्टता की आवृत्ति और उनके कलाओं में जो अंतर होता है, उसी अंतर को क्या करता है, सूचित करता है। यानी दो राशियां होंगी, जैसे किसी भी आपका ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, ट्रांसफार्मर का समांतर संयोजन करते हैं, जिसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का समांतर संयोजन पढ़े थे ना, जिसमें क्या था, एक इनकमिंग थी और एक क्या था, बस बार था ना। तो इसमें भी क्या होता है, आप देखेंगे तो एक क्या है आपका, ये हमारा लिखा हुआ है यहां पे बस बार, और एक क्या लिखा हुआ है, इनकमिंग लिखा है। यानी जब पैरेलल ऑपरेशन करना होता है तो पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन में जो हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है, जिस ट्रांसफार्मर को हम बस बार के साथ जोड़ते हैं, जैसे ये क्या है, ये हमारा बस बार हो गया, इस बस बार पे इधर से हमारी सप्लाई आ रही है, और इसके साथ क्या हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर आपका जोड़ना है, इसके साथ हमको क्या करना है, दूसरा ट्रांसफार्मर जोड़ना है। तो इस दूसरे ट्रांसफार्मर को जोड़ने से पहले क्या करेंगे, जोड़ने से पहले हम मेजरमेंट करते थे ना, हम मापते थे ना कि सप्लाई वोल्टता दोनों साइड की कितनी है या उनकी फ्रीक्वेंसियां कितनी है, ये सब चीज करते थे कि नहीं। तो ये जब दो आपका ट्रांसफार्मर को या दो मशीन को आपस में पैरेलल में संयोजित करना होता है, तो वहां पर ये हमारा क्या है, ये हमारा बस बार है, और ये हमारा क्या है, इनकमिंग सप्लाई है आपका। तो इन्हीं सप्लाई को कहां दिया जाएगा, इसके ऊपर दिया जाता है आपका। तो इसके ऊपर आपका बस बार की सप्लाई और इनकमिंग सप्लाई को दिया जाता है, यानी दो प्रत्यावर्ती राशि की वोल्टताओं को दिया जाता है। जब दो प्रत्यावर्ती राशि की वोल्टताओं को देंगे तो उनकी आवृत्ति और उनके कला में जो अंतर होता है, वही इस मीटर से क्या किया जाता है, आपका सूचित किया जाता है, वही उस मीटर से क्या होता है, आपका पता लगाया जाता है। तो लिखिएगा, फास्ट स्लो का मतलब हम कार्यविधि में समझाएंगे कि जब आपका इनकमिंग वाली सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, किस दिशा में मूव करेगा, और इनकमिंग वाली सप्लाई का मान कम होगा तो किस दिशा में मूव करेगा। तो लिखेगा, वह सूचक उपयंत्र जो, लिखो जी, वह सूचक उपयंत्र जो दो प्रत्यावर्ती राशि, वह सूचक उपयंत्र जो दो प्रत्यावर्ती राशि, जो दो प्रत्यावर्ती राशि की वोल्टता की आवृत्ति तथा कला, वोल्टता की आवृत्ति तथा कला के अंतर को सूचित करता है, कला के अंतर को सूचित करता है, सिंक्रोनोस्कोप कहलाता है, के अंतर को सूचित करता है, सिंक्रोनोस्कोप कहलाता है, सिंक्रोनोस्कोप कहलाता है। हो गया, हेडिंग डालेगा, हेडिंग है आपका संरचना, हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग है आपका संरचना, हेडिंग है आपका कंस्ट्रक्शन, संरचना। क्या होता है सिंक्रोनोस्कोप, कैसे काम करता है आपका, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये एक आपका स्पिंडल है, इसको क्या बोला जाता है, इसको आपका बोला जाता है स्पिंडल। इस स्पिंडल के ऊपर फैजल, इस स्पिंडल के ऊपर क्या लगा है भाई, इस स्पिंडल के ऊपर देखेंगे, ये जो हमारा स्पिंडल है, इस स्पिंडल के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर एक ऐसा पदार्थ है जो दोनों स्पिंडलों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, अलग करा हुआ है ना भाई। ये यानी बीच में कोई ऐसा पदार्थ लगा दिया गया है जो पदार्थ इधर के स्पिंडल को अलग और इधर के स्पिंडल को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और इस स्पिंडल के ऊपर क्या लगा है, तो इस स्पिंडल के ऊपर दो पोटेंशियल कॉइल लगा है, एक पोटेंशियल कॉइल क्या है, P1 है, और दूसरा पोटेंशियल कॉइल क्या है, P2 है, दिख रहा है। और इसी के ऊपर क्या लगा हुआ है, तो दो लोहे के टुकड़े लगे हुए हैं, यानी इधर भी लोहे का टुकड़ा लगा है, इधर भी लोहे का टुकड़ा लगा है,
उसी तरह से इधर भी लोहे का टुकड़ा लगा है और इधर भी क्या है आपका लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है, और इसके साथ ही साथ इस पर क्या लगा है, तो ये हमारा डैम्पिंग वेन लगा है। ये क्या है आपका डैम्पिंग वेन है, अवमंदक। तो ये क्या लगा है डैम्पिंग वेन लगा हुआ है, तो ये हमारा है डैम्पिंग वेन। ये दो क्या है डैम्पिंग वेन लगे हुए हैं। तो ये डैम्पिंग वेन कहां लगे हैं, तो ये किसी स्पिंडल के ऊपर लगे हुए हैं। तो इसमें एक आपका कॉमन स्पिंडल है, इस कॉमन स्पिंडल के ऊपर दो पोटेंशियल कॉइल लगे हुए हैं, पोटेंशियल कॉइल P1 और दूसरा पोटेंशियल कॉइल क्या है P2 है। और पहले पोटेंशियल कॉइल के साथ हमारा क्या लगा है इंडक्टर L लगा हुआ है, यानी प्रेरकत्व लगा है, और दूसरे पोटेंशियल P2 के साथ हमारा क्या लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस R लगा हुआ है भाई। और इसी तरह से दो, ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला है और ये हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा है। तो ये दो क्या लगे हुए हैं आपके, तो दो करंट कॉइल लगे हैं। पहला करंट कॉइल C1 है और दूसरा करंट कॉइल क्या है C2 है, यानी दो करंट कॉइलों के बीच में किसको रखा गया है, तो पोटेंशियल कॉइल को रखा गया है। तो ये दो करंट कॉइल है, ये पहला देखो। अब ये देखो फिगर में गलती क्या क्या है, यहां लिख दिया है C1, यहां लिख दिया C2, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा देख के, होगा कि नहीं। लेकिन इसी फिगर में देखोगे तो यहां लिखा है C, यहां लिखा है C, दिख रहा है, और यहां लिखा है P2 और यहां लिखा है क्या P1। देख रहे हो फिगर P1 के साथ ये फिगर एकदम सही से बनाया, ये फिगर एकदम सही से, और ये फिगर गड़बड़ पूरा बना दिया। तो फिगर भी होते हैं ना, ये अलग अलग ढंग के होते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला फिगर गलत है, लेकिन ये वाला फिगर क्या है, ये वाला फिगर सही है आपका। तो इसमें दो करंट कॉइल होते हैं, पहला करंट कॉइल C1 होता है, दूसरा करंट कॉइल क्या होता है C2 होता है। इसमें एक ही स्पिंडल है, इस एक ही स्पिंडल के ऊपर क्या है आपका, इस एक ही स्पिंडल के ऊपर हमारा दो आपका क्या स्थापित किया गया है, दो आपका पोटेंशियल कॉइल स्थापित किया गया। एक पोटेंशियल कॉइल P1 और दूसरा पोटेंशियल कॉइल क्या है आपका P2 को स्थापित किया गया आपका। और इस P1 के साथ R मान का रेजिस्टेंस जुड़ा है और इस P2 के साथ क्या जुड़ा है, L मान का प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। और इसी स्पिंडल के ऊपर एक डैम्पिंग वेन लगा हुआ है, डैम्पिंग वेन लगा हुआ है, और जिसके साथ क्या लगा है संकेतक जुड़ा हुआ है, और जो असांकित स्केल पर मान को प्रदर्शित कर रहा है। आगे बात समझ में। तो ये इतना लगा होता है। तो ये वाला फिगर उधर वाला गड़बड़ है भैया, उधर वाला फिगर मत बनाना। अरे बना लिए हैं तो नामकरण उसी के हिसाब से मत करिएगा, नामकरण बना लिए हैं तो उसी के हिसाब से नामकरण मत करिएगा। जो बनाए हैं उसमें इसको रखिएगा C1 और इसको रखिएगा C2। नाम हम खुद लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा, ये रहेगा C1, ये रहेगा C2, ठीक, क्योंकि ये सप्लाई के सीरीज में है, देखेंगे ध्यान से तो। और ये होगा P2, देखो लिखा है ना P2, इसी को हम गाढ़ा लिख देते हैं, यहां पे ये लिख देते हैं क्या P2, क्योंकि P2 के साथ ही हमेशा L जुड़ता है। और ये हो जाएगा क्या P1, P1 के साथ क्या है R मान का रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो ये P1 के साथ क्या जुड़ा है R मान का रेजिस्टेंस, और ये P2 के साथ क्या जुड़ा है L मान का प्रेरकत्व जुड़ा होगा। ठीक, अब इधर से क्या है, ये देखो भाई, इधर से क्या दे रहे हैं, इधर से हम बस बार वाली सप्लाई देंगे और इधर से क्या देंगे मशीन वाली सप्लाई देंगे। आई बात समझ में। अब ये बस बार वाली सप्लाई और मशीन वाली जब सप्लाई देंगे तो अगर अब इसमें किसका मान किससे ज्यादा है तो वो फास्ट घूमेगा कि स्लो घूमेगा, तो इस सब कार्य विधि में समझेंगे। फिलहाल क्या लिखेंगे, इस समय लिखेंगे आपका इसकी संरचना के बारे में। तो इसमें घूम कौन सकता है ये बताओ भाई, इसमें घूम कौन सकता है और कौन स्थिर है, तो C1 C2 स्थिर होता है और ये स्पिंडल है, यानी ये किसी चूल पर स्थापित होगा। ये कहां होगा, किसी चूल पर स्थापित होगा, यानी ये किसी चूल पर स्थापित होगा, ये किसी पियोट पर स्थापित होगा। ये तो ये किसी पियोट पर स्थापित होगा, तो यही क्या करेगा आपका घूमेगा। तो यही घूमने वाला भाग है और ये क्या है स्थिर भाग है। तो लिखेगा फिर से एक बार, अभी तो कार्यविधि पढ़ाएंगे, अभी कार्यविधि कहां पढ़ाएं। ये यूज जो इसका है, ये जब दो प्रत्यावर्ती, जैसे ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन पढ़े थे, ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ा जाता था, तो ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ने से पहले हम क्या देखते थे, उसकी कला राशियों में अंतर है कि नहीं, उसकी वोल्टताएं समान है कि नहीं, यही सब ना निकाला जाता था। तो यहां पर हमारा क्या होता था, एक होता था बस बार, एक क्या होता था बस बार होता था, एक क्या होता था आपका बस बार था। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बस बार हो गया, ये हमारा बस बार हो गया। अब इस बस बार पे क्या होगा, इस बस बार पे हमारी ये सप्लाई आएगी, एक तरफ से हमारी सप्लाई क्या होगी आएगी। तो ये बस बार से एक तरफ से सप्लाई क्या हो रही है आ रही है,
और इसी बस बार से क्या होगा भैया, दूसरी तरफ से सप्लाई जाएगी, या हो सकता है एक ट्रांसफार्मर जुड़ा हो, इसी के पैरेलल में हमको दूसरा ट्रांसफार्मर जोड़ना हो। तो अगर इसके पैरेलल में हम दूसरा ट्रांसफार्मर जोड़ेंगे तो क्या ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं ना कि इसकी जितनी वोल्टता है उतनी वोल्टता इसकी है कि नहीं, जोड़ने से पहले ये सब मेजर करते हैं ना। उसी तरह से इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी फ्रीक्वेंसी इसकी भी है कि नहीं, ये सब ज्ञात करते हैं ना। तो यही सब निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंक्रोनोस्कोप का यूज करेंगे। जब दो ट्रांसफार्मर या दो अल्टरनेटर इनको आपस में जोड़ना होता है तो उनकी आवृत्ति और उनके कलाओं के अंतर का हम क्या करते हैं, इसी से पता लगाते हैं, इसी मीटर के द्वारा। ठीक, तो अब इसमें फिगर में लिखेंगे क्या, इसकी संरचना में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस प्रकार के मीटर में दो फिक्स्ड कॉइल C1 C2 लगे होते हैं। क्या लिखेंगे, इस प्रकार के मीटर में दो फिक्स्ड कॉइल C1 C2 लगे होते हैं और इन दोनों कॉइलों के बीच में क्या लगा होता है, इन दोनों कॉइलों के बीच में पोटेंशियल कॉइल लगा होता है। और ये पोटेंशियल कॉइल एक कॉमन स्पिंडल पर जुड़े होते हैं, जिसमें एक पोटेंशियल कॉइल P1 और P1 के सीरीज में रेजिस्टेंस R तथा एक पोटेंशियल कॉइल P2, इसके सीरीज में आपका प्रेरकत्व L जुड़ा होता है। तथा इसी स्पिंडल के ऊपर डैंपिंग वेन लगा होता है और इसी के साथ क्या होता है भाई, एक संकेतक लगा होता है जो असांकित मान पे पैमाने के मान को प्रदर्शित करता है। क्या हार्ड है क्या इसकी संरचना, संरचना तो सबसे सिंपल है। तो लिखेगा लियो, इस प्रकार के मीटर में दो फिक्स्ड कॉइल C1 व C2 लगे होते हैं, दो फिक्स्ड कॉइल C1 व C2 लगे होते हैं, दो फिक्स्ड कॉइल C1 व C2 लगे होते हैं। दो फिक्स्ड कॉइल C1 व C2 लगे होते हैं, हो गया। आगे लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके, दो फिक्स्ड कॉइल C1 व C2 लगे होते हैं और इन दोनों फिक्स्ड कॉइल के बीच में एक स्पिंडल लगा होता है, और इस स्पिंडल के ऊपर एक स्पिंडल लगा होता है और इस स्पिंडल के ऊपर दो पोटेंशियल कॉइल P1 व P2 लगे होते हैं, दो पोटेंशियल कॉइल P1 व P2 लगे होते हैं, P1 व P2 लगे होते हैं। P1 के साथ रेजिस्टेंस R, P1 के साथ रेजिस्टेंस R व P2 के साथ प्रेरकत्व L, P1 के साथ रेजिस्टेंस R व P2 के साथ प्रेरकत्व L लगा होता है। और इसी स्पिंडल पर डैंपिंग वेन लगा होता है, और इसी स्पिंडल पर डैंपिंग वेन लगा होता है, और इसी स्पिंडल पर डैंपिंग वेन लगा होता है। हो गया। इसी डैंपिंग वेन के ऊपर संकेतक स्थित होता है, जो असांकित स्केल पर पैमाने के मान को प्रदर्शित करता है, जो असांकित स्केल पर पैमाने के मान को प्रदर्शित करता है, जो असांकित स्केल पर पैमाने के मान को प्रदर्शित करता है।
जो असांकित स्केल पर पैमाने के मान को प्रदर्शित करता है। हेडिंग डालेगा कार्यविधि, हेडिंग है कार्यविधि। कार्यविधि लिख लीजिए तो इसको समझा दें। लिखेगा लिखेगा मीटर में एक सिरे पर बसबार की सप्लाई को, एक सिरे पर बसबार की सप्लाई को तथा दूसरे सिरे पर इनकमिंग वाली सप्लाई दी जाती है, इनकमिंग वाली सप्लाई दी जाती है। हो गया। यदि इनकमिंग सप्लाई का मान, यदि इनकमिंग सप्लाई का मान बसबार की सप्लाई से अधिक हो, यदि इनकमिंग सप्लाई का मान बसबार की सप्लाई से अधिक हो, तो संकेतक घड़ी की दिशा में गति करता है, घड़ी की दिशा में गति करता है, और यह घड़ी की दिशा में गति करता है, और यह फास्ट की स्थिति को प्रदर्शित करता है, और यह फास्ट की स्थिति को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि फास्ट की स्थिति को प्रदर्शित करता है, लेकिन यदि इनकमिंग का मान कम हो तो, यदि इनकमिंग का मान कम हो तो, यदि इनकमिंग का मान बसबार से कम हो तो, बसबार से कम हो तो, बसबार से कम हो तो सिंक्रोनोस्कोप, बसबार से कम हो तो सिंक्रोनोस्कोप का संकेतक, सिंक्रोनोस्कोप का संकेतक घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, संकेतक घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, तो संकेतक घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, तो संकेतक घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, और जो स्लो की स्थिति को प्रदर्शित करता है। लेकिन स्लो, हाँ, इसमें दो स्थितियां थी ना, एक फास्ट की स्थिति थी और दूसरा क्या था, स्लो की स्थिति थी ना। फास्ट और स्लो है ना, हाँ, SLOW, स्लो। चलो भाई आगे लिखेगा, आगे लिखेगा यदि दोनों वोल्टताओं का मान, यदि दोनों वोल्टताओं का मान, यदि दोनों को वोल्टताओं का मान और उनकी आवृत्तियां एक जैसी हो तो, यदि दोनों वोल्टताओं का मान और उनकी आवृत्तियां एक जैसी हो तो, एक जैसी हो तो संकेतक जीरो स्थिति पर, तो संकेतक जीरो स्थिति पर, तो संकेतक जीरो स्थिति पर स्थिर हो जाता है, जीरो स्थिति पर स्थिर हो जाता है। हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था भाई, इसमें तीन स्थितियां हैं। पहला क्या है, एक तो है स्लो की स्थिति, और एक कौन सी है, फास्ट की स्थिति, और एक कौन सा है आपका शून्य वाली स्थिति। यही तीन स्थितियां हैं। और यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सप्लाई कौन सी दी जाएगी, बस बार वाली, और यहां कौन सी सप्लाई दी जाएगी, इनकमिंग वाली। यानी जिसको जोड़ना है, ध्यान दो भैया,
जो सप्लाई है जिसको जोड़ना है तो वो कितनी सप्लाई दे रही है, यानी ये क्या हो गई, ये इनकमिंग हो गई जो दे रहा है, और ये जो पहले से जुड़ा हुआ है तो ये बस बार की सप्लाई हो गई ना, दो सप्लाई। एक तो यानी ये ट्रांसफार्मर सप्लाई दे रहा होगा तो इस पूरे बस बार पे उसकी सप्लाई बनी हुई है, और दूसरा ये जो ट्रांसफार्मर जिसको जोड़ना है ये उसकी सप्लाई हो गई। तो इसकी सप्लाई को हम कहां जोड़ेंगे, इस बस बार की सप्लाई को हम यहां जोड़ेंगे, और ये वाली जो सप्लाई है इसको हम कहां जोड़ेंगे, यहां पर जोड़ेंगे। और अगर इस स्थिति में यदि इनकमिंग मशीन का मान क्या होगा भाई, ज्यादा होगा, यानी इनकमिंग मशीन से निकलने वाली सप्लाई का मान ज्यादा होगा, तो उस स्थिति में ये जो हमारा संकेतक है वो घड़ी की दिशा में ही घूमेगा और किसको शो करेगा, फर्स्ट मान को शो करेगा आपका। लेकिन यदि आपका इस इनकमिंग का मान कम है, यानी इसकी वैल्यू कम है, तो उस स्थिति में वो कहां होगा, इसके विपरीत शो करेगा और स्लो मान को शो करेगा। लेकिन अगर इसकी भी वोल्टता की आवृत्ति उतनी ही है जितनी कि इसके वोल्टता की आवृत्ति है, तो दोनों का मान आपस में बराबर होगा, और दोनों का मान आपस में बराबर वो विपरीत होगा, तो संकेतक कहां पर रुकेगा आपका, संकेतक जीरो वाले पोजीशन पर रुक जाएगा। ठीक, तो इसी के लिए आपका यूज किया जाता है अल्टरनेटर का पता करने के लिए, अल्टरनेटर के बाद आपका ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए। तो जहां भी पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है, समांतर प्रचालन किया जाता है, तो समांतर प्रचालन में फ्रीक्वेंसी के मान को मेजर किया जाता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी के मान को मेजर करने के लिए ही, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उसके कलाओं में कितना विस्थापन है उसके मान को, तो डैम्पिंग वेन का मतलब है उसको क्या करते हैं, ये डैम्पिंग वेन अवमंदन का कार्य करता है। अवमंदन का मतलब शीघ्रता से रोकने का कार्य करता है। डैम्पिंग का पढ़ चुके हैं, डैम्पिंग के बारे में आप पहले से, कि डैम्पिंग जो होता है, डैम्पिंग सिस्टम जो आपका उसको अधिक शीघ्रता के साथ किसी स्थिर स्थिति पर क्या कर दे, आपका रोक दे, तो वही डैम्पिंग का कार्य है आपका।
फ्रीक्वेंसी मीटर का फिगर बनावा कहाँ जीवा हो क्रिया खत्म हो गई थी। हमको पता है।